नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हो अथवा 12वीं के लिए जो हम लोग का व्याकरण खंड में हम लोग पढ़ रहे हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़े, आज पढ़ेंगे हम लोग क्रिया। समझ है ना, जो कि आप इंग्लिश में इसको जानते होंगे वर्ब। समझ है ना, तो ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब। और समर्पण बैच 2025 के अंतर्गत जो आप लोग से बोला गया था वो भैया हम लोग पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, मैं ये बात आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन उतना भी विलम्ब नहीं हुआ कि उसको हम लोग रिकवर ना कर पाए। बात समझ है ना, तो थोड़ा सा ऐसे होता ही रहता है, सोचिएगा कुछ कीजिएगा कुछ और उसका परिणाम कुछ होता है। समझ है ना, खैर चलते रहना है। देखिए, क्रिया जिस शब्द अथवा शब्द समूह के जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे इंग्लिश में आप जानते होंगे वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। समझ ना, तो जिससे पता चलता है कि कार्य हो रहा है, कार्य चल रहा है। समझ ना, तो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। अर्थात देखिए, इसको दूसरे शब्दों में समझ, जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य या किया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मधु नाच रही है, अंजलि पढ़ रही है, विश्वास दूध पी रहा है, विश्वास चाय पी रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप खेल रहे हैं, विवेक नाच रहा है, विवेक घर जा रहा है, एंड सो ऑन। मतलब ये बात जितना आपको मन करे उतना उदाहरण, मतलब इसे कार्य हो रहा है। समझ है ना, रणधीर दौड़ रहा है, ये सब समझ रहे हैं ना, तमाम तरह की उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन व्याकरण में कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूरा नहीं होता। ये बात थोड़ा सा गांठ बांध लीजिएगा, अर्थात याद रखिएगा कि व्याकरण में कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूरा नहीं होता। क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द होता है। क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द होता है। इसका रूप लिंग वचन के पुरुष के कारण से बदलता है। किसके अनुसार बदलता है? क्रिया व्याकरण का एक विकारी शब्द होता है। इसका जो रूप लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदलता है। समझे ना, तो ये हो गया भैया। इसको आप लोग इसको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। समझना है, केवल ध्यान एक से सुनना है, समझना है, बस। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, लिखना भी नहीं है, समझ लीजिए बस। ध्यान एक चित्त का कर सुनिए बस। ये पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेना और कुछ नहीं करना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि कभी आप भूलिएगा तो थोड़ा सा रहेगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। समझ ना, धातु ये केमिस्ट्री वाला नहीं, रसायन शास्त्र वाला धातु नहीं, मेटल। समझ है ना, वे वाला धातु नहीं है। लोहा जो होता है ना, मेटल्स नॉन मेटल, धातु अधातु, वे वाला नहीं है। ये वर्ब है ना, क्रिया जैसे बनता है, मतलब धातु। तो धातु से क्या समझते हैं? समझ ना, ये वर्ब ही है। इसको भी वर्ब ही कहा जाता है। वर्ब का मतलब एक पार्ट ही है। जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है, समझ ना, क्रिया का जो जिस मूल शब्द से निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। समझ ना, धातु में ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। जैसे खाना, खा प्लस ना खाना, पढ़ प्लस ना पढ़ना, लिख जोड़ ना लिखना। समझ ना, तो जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। समझ ना, उसमें धातु में ना जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। खा जोड़ना खाना, पढ़ जोड़ना खाना, पढ़ जोड़ना पढ़ना, नाच जोड़ना नाचना, दौड़ जोड़ना दौड़ना, मतलब समझ ना। धातु के दो भेद होते हैं। धातु के कितने भेद होते हैं भैया? दो। एक होते हैं मूल धातु और एक होते हैं यौगिक धातु। मूल धातु जो होते हैं ना, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ये किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते हैं, आश्रित नहीं होते हैं ना, मूल शब्द। और वही यौगिक धातु है कि मूल धातु में प्रत्यय लगाकर
प्रत्यय और उपसर्ग हम लोग को पढ़ना है, समझ ना। प्रत्यय जो कि भाषा के लेती शब्द के अंत में लगकर वे उसका एक नए शब्द का निर्माण कर देता है, अर्थ बदल देता है, और उपसर्ग उससे पहले लग जाता है, बात समझ ना। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, समझ ना। एक बार और समझिए इसको, यौगिक धातु को एक बार समझिए। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय, यौगिक धातु जो है कि मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके मतलब जोड़कर मिश्रित करके अथवा संज्ञा और विशेषण प्रत्यय में लगाकर बनाई जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको संज्ञा और विशेषण में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, भ्रांति नहीं उत्पन्न होने की मैं उपेक्षा आप सबसे करता हूं, क्योंकि मैं यथासंभव बताने का समझाने का प्रयत्न किया हूं, समझ ना। तो समझ गए हैं, जैसे उठाना, उठवाना, दिलाना, दिलवाना, कराना, करवाना, खेलना, कूदना, समझ ना, ये बात बतियाना तमाम तरह के होते रहता है, समझ ना। तो ये हो गया उदाहरण। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या है समझ, धातु समझ गए। धातु का मतलब ये क्रिया निर्माण का जो मूल रूप जो होता है ना, उसमें धातु में ना जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इसको भी एक स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए भैया, अब हम लोग धातु के मतलब पढ़े हुए थे ना, धातु के दो भेद होते हैं। अब देखिए, एक एक धातु जो होते हैं ना, वे तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार की होती है, समझ ना। पहला जो है कि प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा होता है यौगिक क्रिया, तीसरा हो गया नाम धातु क्रिया, समझ ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, समझ ना। देखिए, इस 1 से 2 अंक आते हैं, समझ ना। और बिहार बोर्ड का जो मैं बता रहा हूँ, बोर्ड का एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए ये कंटेंट बनाया जा रहा है। यही अगर जो किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाएगा तो इसमें तो और हम लोग को डीप स्टडी करने का आवश्यकता होगा, अदरवाइज ये इनफ है, बात समझ ना। पहला देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो, जिस क्रिया से इस बात का ज्ञान हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे बोलना से बुलवाना, पढ़ना से पढ़वाना, खाना से खिलवाना, सुलाना से सुलवाना, दिलाना से दिलवाना, समझ ना। और हाँ देखिए, यौगिक क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है, समझ ना। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग मतलब मिश्रण, समझ ना, से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे रोना, धोना, चलना, फिरना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, तमाम तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे इत्यादि, समझ ना। तो और एक ये है हम लोग को नाम धातु क्रिया, उसके बाद हम पढ़ ही रहे हैं, वे क्रिया पढ़ रहे हैं। देखिए, आप लोग को लग रहा है वे क्या ही पढ़ा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, समझ ना। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया, कभी रिकॉल करने के लिए आपको बेनिफिशियल होगा। देखिए भैया, अब हम लोग नाम धातु क्रिया पढ़ेंगे, समझ ना। 2 क्रिया हम लोग पढ़े थे इससे पहले। देखिए, नाम धातु क्रिया, देखिए स्पष्ट चल रहा है, नाम मतलब समझ ना, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। मतलब किससे? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे गरियाना, गाली से गरियाना, लतियाना, समझ, बतियाना, गरमाना, चिकनाना, अपनाना। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है वैकल्पिक के तौर पे, तो आपको वहां पर उत्तर देना होगा 2। कौन कौन? रूढ़ क्रिया और एक होगा भैया यौगिक क्रिया। अब रूढ़ क्रिया क्या होता है भैया? रूढ़ क्रिया जिस क्रिया की रचना धातु से होती है, जिस क्रिया की रचना धातु से होती है उसे रूढ़ क्रिया कहते हैं।
जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना आदि। एक क्रिया, जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्व से होती है, एक से अधिक, समझ ना, तो एक मतलब क्या होता है, ये मिश्रण, समझ ना, एक से अधिक तत्व से होती है, उसे एक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखवाना, पढ़वाना, बताना, बड़बड़ाना आदि, समझ ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, एक और रह गया है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, उसके बाद ये हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है भैया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए भैया, अब हम लोग पढ़ेंगे कर्म जाति, कर्म जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, समझ ना। इससे पहले भी हम लोग पढ़े हुए थे ना, क्या मतलब पढ़े हुए थे, रचना के दृष्टि से दो, समझ ना। तो ये हो गया, पहला जो है हमारा सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया, समझ ना। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का असर, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कहा जाता है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है, कहलाती है। इन क्रिया में कर्म का होना आवश्यक होता है। कर्म का मतलब होना, कर्म की यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है, समझ ना। जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, समझ ना। सोहन आम खाता है, मधु मिठाई खाती है, विश्वास चाय पीता है। तो मतलब क्या है, क्या है, मैं क्या पढ़ाता हूँ, हिंदी। सोहन क्या खाता है भाई, आम खाता है। बात मधु क्या खाती है, मिठाई खाती है। ये बात हो गया। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का असर, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़े बल्कि कर्ता पर पड़े, वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। मतलब कर्ता पर जिसका असर पड़ता है उसको अकर्मक, और जो कर्म पर पड़ता है उसको सकर्मक। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, समझ रहे। जैसे मधु रोती है, अंजलि नाचती है, समझ रहे ना, वह पढ़ती है, वह जाती है, मतलब वे बात हो गया ना। मतलब कहाँ जाती है, कर्म कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर कोई मतलब नहीं बना कि क्या, समझ ना। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा विशेष क्रिया और क्रिया के कितने भेद होते हैं, सभी को आपने बारीकी से समझा होगा। ध्यानपूर्वक मैं आशा करता हूँ कि आप एक एक शब्दों को समझे होंगे। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।